नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे आरंभिक मानव की क्या स्थिति थी, प्रारंभिक मानव जीवन है वो किस तरीका था, और इस मानव जीवन के जो प्रारंभ में स्वरूप को देखा था कि किस तरह से है वो मानव जीवन की एक श्रृंखलाबद्ध रूप से है वो विकास होने का काम है वो हो रहा है। और हमने देखा था कि किस तरह से मानव का विकास है वो एक तरह से है वो वानरों के प्रक्रम से ही मानव का है वो विकास होता है, और मानव के ये विकास की जो कड़ी है वो दक्षिण अफ्रीका से है वो जुड़ी हुई, यानी मानव का जो विकास हो रहा है वो दक्षिण अफ्रीका से एक तरह से मानव का उद्भव होने का काम है वो करा है, और अलग अलग श्रेणी में मानव विकास का प्रक्रम आगे बढ़ा। होमिनिड देखे हमने होमिनिडों को, और फिर है वो होमिनिडों में हम ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को देखा, और फिर है वो होमो की क्या स्थिति है, होमो इरेक्टस देखा किस तरह से है वो काम करा है, फिर है वो हमने देखा होमो एबिलियस को देखा, और होमो सेपियंस की आज बात करेंगे कि होमो सेपियंस है वो किस तरह से प्राज्ञ मानव जो चिंतनशील मानव के रूप में है वो आया। तो आज हमारा जो अध्ययन का विषय होगा वो होमो सेपियंस होगा। होमो सेपियंस ये क्या है? ये प्राज्ञ मानव है या ये चिंतनशील मानव है। आज का आधुनिक मानव से काफी हद तक है ये साम्यता रखता है चिंतनशील प्राणी के रूप में। आज के मानव की है वो अपेक्षाकृत ये कम था, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं कि ये प्राज्ञ था, चिंतनशील व्यक्ति था, इसमें है वो सोचने समझने की क्षमता थी इस मानव में, तो उनको हम देखने का काम करेंगे। समय की शुरुआत है वो हमारा चैप्टर है, और बात करेंगे मानव के क्रमिक विकास की, और विशेषकर उसमें मानव के क्रमिक विकास में हम बात करेंगे आधुनिक मानव की है वो किस तरह से विकास हुआ। आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस, आधुनिक मानव का जो विकास है वो कैसे हुआ, और आधुनिक मानव के विकास को है वो देखेंगे कि वास्तव में है वो मानव का उद्भव है कहां पर हुआ। तो आधुनिक मानव के उद्भव को लेकर के जो प्रश्न है वो काफी वाद विवाद का विषय है, क्योंकि विद्वानों का अलग अलग कहना है। कुछ विद्वानों ने कहा कि जो मानव का उदय है वो अफ्रीका में होता है, बल्कि कुछ विद्वानों का कहना है केवल अफ्रीका के अंदर भी नहीं हुआ, मानव का विकास है वो अलग अलग जगह पर हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, यानी अलग अलग महाद्वीपों में है वो मानव का क्या हुआ है विकास हुआ है। अतः एक जगह पर है वो मानव विकास को नहीं कह सकती। फिर इन्होंने कहा कि साहब जो मानव का विकास है वो यदि अफ्रीका में होता तो सारे के सारे जो वर्तमान अफ्रीकन जो लोग हैं उन्हीं के श्रेणी के है वो मानव होते, उन्हीं से है वो साम्यता रखता, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा क्या है मतभेद। तो ऐसी स्थिति में है वो विद्वानों के अंतर्गत दो मॉडल आए। एक तो क्षेत्रीय जो निरंतरताकार है वो मॉडल आया, क्षेत्रीयता का मॉडल, और दूसरा है वो निरंतर साम्यता का मॉडल है, प्रतिस्थापन मॉडल है। यानी क्षेत्रीयता के मॉडल में कहा गया कि मानव का विकास है वो एक क्षेत्र में हुआ, कहां पर है, और वह एक क्षेत्र है आपका अफ्रीका में है वो मानव का उद्भव हुआ, और अफ्रीका से ही वह अलग अलग जगह पर है वो जाने का काम है वो किया, चाहे अफ्रीका चाहे ऑस्ट्रेलिया में गया हो, चाहे यूरोप में गया हो, चाहे एशिया में है वो गया हो, यानी मानव का आखिर में उद्भव है वो कहां पर होता है आपके अफ्रीका में होता है। यह क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का है वो कहना है। दूसरा है वो प्रतिस्थापन मॉडल है, रिप्लेसमेंट मॉडल है, और उसमें कहा कि मनुष्य का जो उद्भव है वो एक ही स्थान अफ्रीका में होने के बाद में है वो कालांतर में अलग अलग जगह पर है वो मनुष्य जाकर रहने का काम किया। यानी क्षेत्रीय निरंतरता में तो अलग अलग क्षेत्रों में हुई मनुष्य की उत्पत्ति, जिनके कारण है वो अलग अलग लोग, चाहे अफ्रीका के लोगों को देखो या यूरोप के लोगों को देखो या एशिया के लोगों को देखो, तो उनमें क्या है आप देखोगे नर जाति भिन्नता पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों के मुताबिक। अफ्रीकन लोग हैं वो ज्यादा आप देखोगे अश्वेत लोग, वही यूरोप के लोगों को देखोगे अपेक्षाकृत है वो बहुत ही ज्यादा श्वेत है, एक तरह से गोर वर्ण के। वही आप एशिया में देखोगे कि ज्यादातर गेहूं वर्ण के, आप भारत के लोगों को ही देख लो। तो ये क्षेत्र का प्रभाव है, वहां की जलवायु का प्रभाव है, वहां के भूगोल का प्रभाव है, यानी भौगोलिक स्थिति से है वो अलग अलग रूप से है वो लोगों का विकास हुआ। यह क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल है वो कह रहा है। और दूसरा कह रहा आपका रिप्लेसमेंट में कहा कि लोग हैं वो एक जगह जो है
वो मानव की उत्पत्ति हुई। लेकिन अलग अलग जगह पर क्या हुए, रिप्लेस हुए, अलग अलग जगह पर स्थानांतरित हुए। अब चाहे आप एशिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, ये अलग अलग जगह पर चले गए, वहां के प्राकृतिक वातावरण के मुताबिक है वो ढले, यानी वहां के जलवायु के मुताबिक अपने आप ने डाल लिया, जिनके बाद में ये क्या होते हैं, जीवित हैं, वो बचे। तो ये रिप्लेसमेंट का मॉडल है वो कहना। तो इनको है वो हम समझेंगे किस तरह से मानव की उत्पत्ति के विषय में जो विद्वानों में मतभेद है, उन मतों को है वो समझेंगे, कौन से दो हमारे पास मत है वो निकल कर आए। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मानव का उद्भव है वो कहां पर हुआ, तो आप इन दो मॉडलों को है वो बताने का काम है वो करोगे। तो इसके लिए दो मत है वो प्रचलित हैं जो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल विपरीत है। पहला जो इसमें मत आया वो आपका आया क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल। कौन सा है, क्षेत्रीय मॉडल निरंतरता का मॉडल, यानी कंटिन्यूटी मॉडल है, उसको माना जाता है क्षेत्रीय निरंतरता के मॉडल को, जो मानता है जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की है वो उत्पत्ति हुई। तो ये आपका क्षेत्रीय मॉडल निरंतरता का मॉडल का, यानी क्षेत्रीय निरंतरता के मॉडल ने कहा कि साहब जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग क्षेत्रों में हुई है, और अनेक क्षेत्रों में है वो अलग अलग मनुष्य हैं वो पाए जाते हैं। जैसे आप अफ्रीका के देख लो, अश्वेत, यूरोप श्वेत, एशिया, गेहूं में वर्ण के। तो ये क्या, ये एक तरह से अलग अलग क्षेत्रों में है वो मनुष्य का विकास हुआ, जो बताता है क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल के आप अफ्रीका के लोगों को देखो, या जो एक तरह से अश्वेत, यूरोप के लोगों को देखो श्वेत है। यदि इसमें एक ही जगह पर होते तो सारे के सारे अश्वेत होते या सारे के सारे श्वेत होते। अतः क्षेत्रीय निरंतरता के मॉडल के अनुसार मानव का जो उद्भव हुआ है वो अलग अलग जगह पर हुआ है। अफ्रीका में अलग हुआ, एशिया में अलग हुआ, यूरोप में अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया में अलग हुआ। ये तो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मनुष्य। दूसरा मॉडल आया प्रतिस्थापन मॉडल, और प्रतिस्थापन मॉडल रिप्लेसमेंट मॉडल ने कहा कि मानव का विकास है वो एक जगह हुआ, और क्या हुआ, वह दूसरी जगह रिप्लेस हुआ, अलग अलग जगह पर है वो स्थानांतरित हुआ। कहां पर, अफ्रीका में वो मानव का उदय होता है, और अफ्रीका से ही मानव क्या हुआ कि वह आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में है वो जाने का काम कर, वही मानव एशिया में चला गया, वही मानव है वो यूरोप में चला गया। तो ये हमारा जो रिप्लेसमेंट मॉडल है वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, एशिया व अफ्रीका में मानव का आवागमन, यानी अलग अलग जगह पर है वो लोग चले गए, जिससे है वो ये में चीज समझ में आती है कि साहब मनुष्य का जो विकास तो एक ही जगह हुआ, लेकिन वह अलग अलग जगह के ऊपर है वह चला गया। तो प्रतिस्थापन मॉडल जिसको है वो रिप्लेसमेंट मॉडल कहा गया है एक तरह से। और रिप्लेसमेंट मॉडल में जो ये बात बताई गई है, इसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है, और वहां अफ्रीका से ही लोग अलग अलग जगह, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग स्थानों पर हैं वो बसते गए। तो दो चीजें हमारे निकल कर आई कि साहब मानव का है वो विकास कहां पर हुआ, और दूसरा हमने चीज देखी कि मानव का विकास है वो एक तो अलग अलग क्षेत्र में हुआ, और दूसरी बात है कि अफ्रीका में हुआ। ये तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं के ऊपर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ, जबकि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे व अलग रफ्तार से हुआ है। इसलिए आधुनिक मानव है वो दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली बार अलग अलग स्वरूप में है वो दिखाई दिया। यानी ये बात आई कि जो ये तर्क निकल कर आए कि साहब जो मानव के विकास का या मानव का उद्भव है, मानव के उद्भव या विकास दो मॉडल है। एक तो आया क्षेत्रीय
निरंतरता, और दूसरा है वो प्रतिस्थापन। क्षेत्रीय निरंतर में क्या कह रहा है, अलग अलग क्षेत्र में हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में मानव का उद्भव हुआ। और प्रतिस्थापन में कहा कि एक ही जगह पर हुआ, और अलग अलग जगह हैं वो लोग चले गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले गए, या चाहे यूरोप में चले गए, या चाहे एशिया में चले गए। तो ये हैं वो दो मानव के मॉडल थी। प्रतिस्थापन मॉडल में ये कल्पना की गई कि मानव के सभी रूप, चाहे वे कहीं भी थे या बदल गए हो या उनका स्थान है, वो पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया है। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्रता, जो सभी जगह सार्वजनिक और जनानी की उत्पत्ति मूलक समरूपता है, वो पाई जाती है। और ऐसे लोग ये तर्क देते हैं इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है क्योंकि उनके पूर्वज है वो एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में है, वो उत्पन्न हुए थे और वहीं है वो अन्य स्थानों में बात है वो की गई। यानी जो प्रतिस्थापन मॉडल की जो कल्पना की गई है कि जो मानव है वो एक ही जगह उत्पन्न हुआ और है वो अलग अलग भागों में जाकर रहने लगा। तो प्रतिस्थापन मॉडल ने कहा कि ये जो भिन्नता आई है, ये जो भिन्नता है, वर्ण की भिन्नता, वो जलवायु के मुताबिक हुई है, वहां के एनवायरनमेंट में मनुष्य ने अपने आप को डाला तो उस हिसाब से हुई। लेकिन अभी यदि वास्तविक स्थिति को देखेंगे तो आधुनिक मानव में वो सभी जैसे सभी जगह पर है, एक जगह सभी जगह पर है, वो शारीरिक जो उत्पत्ति है वो सभी में एक जैसी पाई जाती है, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे एशिया के हो, चाहे यूरोप के हो या सभी में हो, वो है जनांगीय संरचना। यानी मनुष्य में जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है वो एक ही जैसी सभी के अंतर्गत है, यानी जनांग की क्षमता है और उसकी जो शरीर की बनावट है वो एक तरह की, चाहे आप देखोगे कि उसकी निर्जातीयता भिन्न हो सकता है, उसके रंग रूप में है वो हो सकता है बदलाव शारीरिक दृष्टिकोण से, बाकी शरीर की जो संरचना है वो मूल रूप में एक जैसी है। अतः ये चीज कल्पना की जा सकती है कि मनुष्य का जो उद्भव हुआ है वो कहां पर हुआ है, अफ्रीका में हुआ, और फिर अलग अलग जो जगह पर है वो रहने का काम है वो मनुष्य ने किया। आधुनिक मानव के जो पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जैसे इथोपिया में हमें ओमो से वो मिले थे, तो ये प्रतिस्थापन मॉडल का है वो समर्थन करते हैं। और इस विचारधारा के विद्वानों का कहना कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को क्या है ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंतोदगत्वा वहीं पर है बसने का काम किया। यानी आधुनिक मानव के जो ये साक्ष्य हमें इथोपिया में ओमो से मिलते हैं, जो ये बात बताते हैं कि वास्तव में मानव का जो विकास हुआ है वो प्रतिस्थापन मॉडल के जो हिसाब से हुआ है, यानी मानव का विकास है वो अफ्रीका में हुआ और वह अलग अलग जगह के ऊपर है वो रहने के कारण जिसकी मनुष्य की है वो शारीरिक भिन्नताएं हैं वो अलग हुई, चूंकि अलग अलग जगह का वातावरण है वो अलग है। जहाँ यूरोप है वो बहुत ही ज्यादा ठंडे जो क्षेत्र है, तो वही अफ्रीका का बहुत सा भाग है वो गर्म है। तो ये इस तरह की जो स्थिति है जिसमें मनुष्य ने अपने आप को हजारों वर्षों की समयावधि के बाद में है वातावरण के अनुसार है वो डाल लिया अपने आप को और वहीं पर है वो बस गए। फलत हम कहेंगे कि मनुष्य का जो उद्भव है वो अफ्रीका में हुआ, अलग अलग जगह के वातावरण में अपने आप को डाल लिया, जिसके कारण उनकी जलवायु के मुताबिक उसकी शारीरिक संरचना है वो हो गई। अतः अलग अलग क्षेत्र में है वो बसने का काम है वो मानव कर रहा है। तो ये तो मानव का था उद्भव वाली बात। अब बात करेंगे मानव का है वो भोजन किस तरह से है वो करता था, आदि मानव के भोजन के हैं वो क्या स्रोत थे। आप देखोगे कि आदि मानव है वो कहां पर रह रहा है और जंगलों के अंतर्गत रहने का काम कर रहा है, जंगलों।
जंगलों या वनों में रहेगा, और जंगल या वन में रहेगा तो वहां पर है वो क्या भोजन का उसका सोर्स होगा। तो आप देखोगे जंगलों में रहेगा तो एक या तो है वो जंगलों में शिकार करेगा, शिकार कार्य करेगा, पशुओं को मारने का काम करेगा, जानवरों को मारेगा, और फिर है वो उनके जो जानवरों से है वो उनसे भोजन है वो अपने करेगा, मांस के द्वारा भोजन करेगा। या फिर वो करेगा क्या, कंदमूल है वो खाएगा, कंदमूल है, ये फल है, जंगली उत्पाद है, वो उन्हीं से आखिर में अपना जीवन का कैसे गुजारा करेगा। कोई व्यक्ति है वो जंगल में रह रहा, तो जंगलों से जो उत्पाद है उन्हीं से अपना जीवन चलाने का है वो काम करेगा। या फिर आप देखोगे कि वह किस तरह से जो अपमार्जन अपमार्जन यानी कीड़े मकोड़े हैं, मृत प्राय जीव हैं, उन्हीं से है वो अपना गुजारा करने का है वो काम कर रहा है। तो मानव के जो भोजन प्राप्त करने के तरीके हैं उनको है वो देखेंगे कि मानव किस तरह से, आदि मानव का विकास तो हमने करवा दिया, लेकिन विकास करने के बाद मनुष्य अपना जीवन है वो कैसे गुजार रहा है, और ऐसी कौन सी चीजों को है वो जुटाकर अपने हैं वो भोजन की प्राप्ति करने का काम कर रहा है। तो आदि मानव के भोजन करने के, आदि मानव कई तरीकों से है वो भोजन जुटाते थे। जैसे आप देख रहे हो संग्रहण के द्वारा यानी एकत्रित करना, गैदरिंग करना यानी एकत्रित करना, या कलेक्ट करना यानी अलग अलग जगह पर जाता है और वहां से चीजों को क्या करेगा, वह लाएगा एक जगह करके फिर वो खाने का। चाहे आप देखोगे कि पेड़ पौधों से वो फल फ्रूट है वो लाने का काम करेगा, कंदमूल है वो लाने का काम करेगा। दूसरा आया शिकार यानी हंटिंग का काम, वह जानवरों को है वो मारकर उनको मांस को है या तो कच्चा खाएगा, या फिर कालांतर में देखते हैं कि आग का आविष्कार हुआ और मानव ने है वो भोजन पकाना है वो प्रारंभ किया, और पकाए हुए भोजन है वो शिकार जो मांस था उस मांस को पका कर वो अपना भोजन ग्रहण करने लगा। फिर हम देखेंगे कि अपमार्जन, अपमार्जन यानी एक तरह से है वो मृत प्राय जीव, मृत प्राय जीव, मृत प्राय जीव है, अपमार्जन है उनकी बात की जा रही है, यानी जो जीव जंतु मरे सड़े पड़े हैं वो मरे हुए जीव जंतुओं को खाने का काम है वो मानव के द्वारा किया जा रहा है। फिर है वो मछली पकड़ना, तालाब के किनारे या नदियों के किनारे हैं वह मनुष्य मछली पकड़कर है वो अपना भोजन प्राप्त करने का काम है वो कर रहा है। तो संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज है, गुठलियां हैं, बेर हैं, फल हैं और कंदमूल इकट्ठा करना शामिल था, और इन्हीं से है वो क्या करता था, अपना भोजन है वो कर रहा था। फिर हम देखेंगे कि संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके संबंध में क्या है, साक्ष्यों का बहुत ही अभाव है। तो ये मानव के भोजन है के तरीके थे। आपसे पूछा जाएगा कि आदिकालीन मानव है वो भोजन कैसे करता, तो आप कहोगे कि साहब आदिकालीन यदि मानव की बात की जाए तो जंगलों या वनों के अंतर्गत है वो जंगली उत्पादों से अपना एक तरह से भोजन का काम है वो करता था, और चाहे वह संग्रहण के द्वारा यानी कंद मूल है, बीज है, गुठलियां, बेर है, उनको इकट्ठा करके है वो भोजन करने का काम करा, या फिर है वो जानवरों का शिकार करता था और शिकार के द्वारा जो मांस मिलता था उस मांस को कच्चा या पक्का करके है वह अपने भोजन करने का काम है वो करा था। या अपमार्जन कीड़े मकोड़े मृतपाई जीव जंतु हैं उनके द्वारा अपना भोजन करा, या फिर मछली पकड़ कर है वो उनसे अपना गुजारा करने का है वो काम कर रहा था। क्योंकि आप देखोगे बहुत सी जगहों से हड्डियों के लिए अवशेष है वो मिल रहे जो शायद ये बताते हैं हड्डियों और हथियारों के अवशेष है, हड्डियों और हथियारों के अवशेष यही प्रकट करते हैं कि ये मानव के शिकार हेतु काम के होंगे, नहीं तो है वो हथियारों को क्या करेगा कोई व्यक्ति। तो हमें हड्डियों के जीवाश्म है वो मिलते हैं। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ है। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका है दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन करना, और इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण है वो हो जाता है। इस प्रक्रिया में क्या हो जाता है, कार्बनीकरण है वो हो जाता है, और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक क्या रहते हैं, सुरक्षित हैं वो रहते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने हैं वो समय के या पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के है वो साक्ष्य नहीं मिले।
तो ये जो बात आई थी मानव के भोजन की कि जीवाश्मों के साक्ष्य में यदि आप देखोगे तो हड्डियों का है तो वो बहुत ही मात्रा मिल जाते हैं, लेकिन पौधों के है वो साक्ष्य हमें दुर्लभ रूप से प्राप्त होते हैं। और विशेष रूप से जो कार्बनिक आप एक तरह से बीजों के जो साक्ष्य देखोगे तो वो कम है, जो कि हड्डियों के बहुत ही भारी मात्रा में अवशेष होते हैं मिलते हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि अलग अलग जानवरों के मिलते हैं। तो शायद ये चीज जाहिर कर रहे हैं कि उस समय का आदि मानव अपने भोजन हेतु है वो जानवरों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था, जानवरों का शिकार कर अपना भोजन जुटाने का है वो कार्य करता था। तो हड्डियों के जीवाश्म मिलते हैं, लेकिन पौधों के है वो हमें बहुत ही कम मात्रा में है वो मिलने का काम कर रहे हैं। और इनके बारे में जो हमें वो अध्ययन कर सकते हैं वो सी कार्बन, जो कार्बन 14 है, कार्बन डेटिंग पद्धति है, कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति से अध्ययन के द्वारा इन चीजों का है वो कालक्रम निर्धारित होता है, जिससे पता चलता है कि मानव है वो उस रूप में भोजन को ग्रहण करने का काम है वो कर रहा था। फिर प्रारंभिक मानव है वो देखेंगे कि पेड़ों से गुफाओं तक उसके आवास की है वो क्या स्थिति थी। मानव है वो उस समय का मनुष्य है वो कहां पर रहने का है वो काम कर रहा था, उसके आवास की है वो एक तरह से क्या स्थिति थी, उस चीज को है वो हम समझने का काम करेंगे। किस तरह से मानव है वो अलग अलग जगह के ऊपर चाहे गड्ढों में रहने का काम कर रहा है, या चाहे है वो खुले आवास में है वो रहने का काम कर रहा है, या चाहे गुफाओं में रहने का काम कर रहा है, या अलग अलग आप रूप से है वो देखोगे कि पेड़ों के ऊपर है वो रहने का, उनकी कुटीर बनाकर है वो उसमें रहने का काम है वो कर रहे हैं। तो प्रारंभिक मानव के वो आवास कैसे थे, तनिक विचार कीजिए। आप देखोगे कि एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति जो रहते हैं अक्सर उनकी क्या स्थिति हो, तो जंगल में रहने वाले लोग या तो घास फूस के है वो छप्पर बनाकर रहेंगे, या पेड़ पौधों के नीचे रहेंगे, या फिर है वो पहाड़ियों के अंतर्गत कंदराओं में यानी चट्टान जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के अंतर्गत रहने का काम करेंगे। और गुफाओं में हमें ऐसे साक्ष्य भी मिले, आप देखोगे कि स्पेन में अल्टामिरा की गुफा है, स्पेन में अल्टामिरा की गुफा, वहां से बहुत सी चित्रकारियां मिलती है। और मैंने बताया था कि एक बेल का है वो चित्र मिलता है। आप देखोगे कि जो प्रारंभिक मानव के निवास स्थलों की बात करेंगे हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां पर उन गुफाओं में असंख्य चित्रकारियां मिलती है, मानव चित्रकारियां मिलती है। मानव चित्रकारियां मिलती हैं, यानी उस समय है वो मानव के द्वारा चित्रांकन का कार्य किया गया, किस तरह से है वो मानव के रहन सहन का, शिकार का, सारे की सारे चित्रांकन किए गए, जो हमें एक तरह से बताने का काम करना है कि साहब उस समय का जो मानव है वो आखिर में गुफाओं के अंतर्गत रहने का काम है वो कर रहा है। गुफाओं में है वो वैसे बहुत सी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे सामने क्या है, जीवंत तो उदाहरण है, चाहे स्पेन की अल्टामिरा की गुफा हो चाहे भीमबेटका की गुफा हो, वहां से है वो मानव चित्रकारियां मिलती हैं। और उससे ये प्रदर्शित होता है कि मानव है वो गुफाओं में रहने का है वो काम कर रहा था, या फिर है वो खुले आवास में है, खुली जगह में प्राकृतिक रूप से है वो जंगलों के अंतर्गत आप देखोगे पेड़ पौधों के नीचे बसेरा करने का है वो काम कर रहा है। और उसके साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाट क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े हमें मिलते हैं, जो 14 लाख से 10 लाख साल हैं वो पुराने। यदि आप यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं केन्या के अंतर्गत, देखोगे चेसोवांजा करके एक जगह, केन्या है वो अफ्रीका के अंतर्गत, ये भी केन्या है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में। तो एक तो चेसोवांजा मिला और दूसरा है वो दक्षिण अफ्रीका में है स्वाट क्रांस करके है, वहां पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी में जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले, यानी आग के में पकाई हुई है वो हड्डियां के टुकड़े। तो ये क्या जाहिर कर रहे हैं,
आखिर में लोग हैं वो मांस को है वो या फिर जो शिकार से उन्होंने प्राप्त किया वो खुली जगह में है वो पकाने का काम करें। तो शायद है वो लोगों के आवास हैं, घर मकान इतने नहीं बने हुए थे, तो खुली जगह में ही वो रहने का काम है वो कर रहे थे। और उसके साक्ष्य हैं वो तकरीबन 14 से हमें 10 लाख साल पुराने मिलते हैं। क्या ये चीजें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम था? तो इन्होंने कहा कि ये भारी मात्रा में जो हड्डियां मिलने का काम हुआ। कहा? केन्या के चेसुवेंजा और अफ्रीका के स्वाट से। कि शायद मानव के आवास है वो घास फूस के थे और घास फूस के आवास में वो अपने शिकार के द्वारा जो मांस मिलता था उसको पकाने का काम करते। फलत उनका जो घास फूस के आवास है वो जलकर राख हो गए। यानी उस समय आप स्थिति को देखोगे तो खुली जगह के ऊपर है वो घास फूस के घर बनाकर है वो मकानों घरों में है वो रहने का काम करा था। यानी आज भी लोग हैं वो अक्सर आप देखोगे जंगलों में आदिवासी वो छप्पर बनाकर रहते हैं, घास फूस के बनाकर वो रहते हैं या पेड़ों के नीचे रहते हैं। तो प्रारंभिक मानव है वो खुली जगह के ऊपर रहता था या फिर है वो पेड़ों के कोटर बनाकर रहता था, उनमें है वो एक तरह से उनके नीचे रहने का काम कर रहा था, या फिर है वो गुफाओं में रहने का काम है वो करता था। क्योंकि इसकी गुफाओं के जो हमें साक्ष्य वो स्पेन की अल्टामिरा और भीमबेटका की गुफाओं से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये चीज जाहिर कर रही है कि शायद उस समय का मानव है वो इन जंगलों में है वो रहने का काम है वो कर रहा था। ये तो हो गई थी मानव के आवास की बात। अब बात करेंगे कि मानव के जो हथियारों की क्या स्थिति थी। मानव के जो प्रारंभिक मानव ने औजारों का निर्माण है वो कैसे किया था। अब प्रारंभिक मानव को यदि देखोगे तो उसके औजार किस तरह के हो सकते हैं, तनिक विचार करो। प्रारंभिक मानव है इतना है वो बुद्धिशाली है, वो बौद्धिक दृष्टि से उसका इतना विकास नहीं हो। तो मानव ने क्या किया कि जो ही शिकार के लिए वो जानवरों के पीछे दौड़ने का है वो काम कर रहा है। और फलत एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने वो जानवरों के पीछे बड़े पत्थर हैं वो लेके डाले। फलत है वो जानवरों को बड़े पत्थर की चोट के कारण है वो जानवर गिर पड़ा। यानी अब उसको महसूस हुआ शायद, उसको महसूस हुआ कि ये जो हमने पत्थर जो जानवरों के पीछे है वो फेंका गया था और जिससे कोई जानवर है वो मारा गया। तो अब उसका हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया। और हथियार के रूप में है वो आप देखोगे कि उस समय है वो ज्यादातर हथियार सारे के सारे हथियार हैं वो पाषाण के थे, यानी पत्थर के थे टुकड़े। आगे का जो हिस्सा है वो नुकीला हिस्सा हुआ करता था और उस नुकीले हिस्से को है वो काम लेता था अपने शिकार में। ये तो ये मूल तो उसके हैं वो हथियार थे। यहाँ पे आप देखोगे कि लकड़ी के हैं वो बड़े गट्ठर थे, लकड़ी के हैं वो बड़े गट्ठर के रूप में इनका है वो प्रयोग करता था हथियारों का। तो प्रारंभिक मानव के जो औजार हैं वो हम कहेंगे कि बड़े बड़े पत्थर के औजार थे और उन पत्थर के औजारों का है वो प्रयोग करके अपने शिकार का काम है वो कर रहा था। और ये जो स्थिति है वो विशेषकर पूरा पाषाण काल में थी। क्योंकि आप आगे देखोगे कि जो मानव है उनको आप पाषाण काल के अंतर्गत है वो अध्ययन किया जाता है, पाषाण काल। और पाषाण काल में है वो 3 काल है। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है वो नव पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल में है वो मानव के हथियार कैसे हैं? हथियार है वो बड़े बड़े पत्थर के लिए, बड़े बड़े पत्थरों के हैं वो एक तरह से मानव के हथियार। मध्य पाषाण काल को कहोगे तो ये मेसोजोइक काल था। इस समय जो मानव के हथियार थे, मानव ने जो जो विकास किया और बड़े पत्थर के बाद में वो छोटे पत्थर उन्होंने तराशने शुरू किए। तो इस समय का जो ये काल था इसको है वो एक तरह से माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है, सूक्ष्म हथियारों का है वो काल कहा जाता है। तो इस समय के जो मानव के हथियार थे वो कैसे थे? सूक्ष्म थे, सूक्ष्म हथियार थे। और नव पाषाण काल में आते आते कहोगे तो इस समय वो मानव ने बिल्कुल तरह से भी हथियारों का है वो एक तरह से प्रयोग करना शुरू किया। कुल्हाड़ियां हैं, भाले हैं, तीर है,
बाणाग्रह, यानी आधुनिक समय के जो काफी हद तक हथियार है उनका है वो प्रयोग करना शुरू किया। तो मानव के प्रारंभिक मानव के जो हथियार थे उनके औजारों का निर्माण वो बड़े बड़े पत्थरों से किया गया और उनका प्रयोग है वो मनुष्य शिकार में करता था, अपने आत्म रक्षा के लिए है वो उन हथियारों का प्रयोग करता था। सने सने मानव जीवन का विकास हुआ, फलत मानव ने है वो बड़े हथियारों के क्रम से वो छोटे हथियारों की तरफ बढ़ा और है वो छोटी श्रेणी के हथियारों का उन्होंने प्रयोग किया सूक्ष्म, और ये मध्य पाषाण काल में जाते जाते हैं वो सूक्ष्म हथियारों का है वो प्रयोग करता है, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज के नाम से वो जाना जाता है। फिर हम आगे देखेंगे कि नव पाषाण काल में है वो मनुष्य ने जो ही विकास प्रक्रम को हासिल किया तो कुल्हाड़ियां है बिल्कुल जो छोटे तरह के तरासे गए हथियार है उनका प्रयोग कर रहा है, जैसे कुल्हाड़ियां है, भाले है, तीर है, बरछी है, कटार है, बाणाग्रह है, ये सारे के सारे जो तरह से गए जो हथियार है उनका प्रयोग कर रहा है। इससे ये चीज जाहिर हो रही है कि मानव ने है वो विकास क्रम को एक तरह से हासिल करने का काम है किया, फलत मानव ने है वो बिल्कुल छोटे तरह के औजारों का प्रयोग किया और सूक्ष्म और आसानी से जिन हथियारों का क्या किया जा सके प्रयोग है वो किया जा सके। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों मोटे तौर पर है वो हमारी बात मानव के जो हथियारों की है औजारों की है उनकी बात हुई। हमने देखा कि मानव है वो किस तरह से उसका क्रमिक विकास हुआ, होमो इरेक्टस से होमो हेबिलियस, फिर है होमो सेपियंस और होमो सेपियंस का फिर उद्भव देखा कि किस तरह से अलग अलग है वो क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल है वो कह रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में हुआ और फिर है वो अलग अलग क्षेत्रों से चाहे एशिया में अलग हुआ, अफ्रीका में अलग हुआ, यूरोप में अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया में अलग हुआ और फिर है वो वहां के वातावरण के अनुसार है वो अपने आप को रूप में बदल दिया। फिर हमने देखा कि जो प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट मॉडल आया, कहा कि नहीं अलग अलग जगह पर है वो नहीं हुआ है, अलग अलग वातावरण में ढाला गया, बल्कि जो मानव का उद्भव है वो तो अफ्रीका में ही हुआ है और अफ्रीका से वो मानव विश्व के अनेक भागों में है अन्य भागों में जाने का काम है वो किया है। फिर हमने देखा कि जो मानव है वह किस तरह से अपने आवास की स्थिति है रहने का काम कर रहा है, खुले जगह में है वो रहने का काम कर रहा है या फिर गुफाओं में है वो रहने का काम कर रहा है या पेड़ पौधों के नीचे रहने का है वो काम कर रहा है। हमें है वो ब्रुजोम और वहां से कुछ साक्ष्य मिलते हैं कश्मीर में कि मानव गर्तावास में रहने का काम कर रहा है, गड्ढा में है वो रहने का काम कर रहा है, वह जमीन में है वो गड्ढा बनाया और ऊपर है वो घास फूस डालकर अपना जीवन जीने का काम है वो कर रहा है। फिर औजारों की बात की गई तो मानव ऐसा औजार एक तरह से वो बड़े बड़े पत्थरों के औजारों का प्रयोग करा है और कालांतर में हम आगे जाके देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म हथियारों का प्रयोग करा है और फिर है वो नव पाषाण काल में जाते जाते मानव ने है वो बिल्कुल तीखे और तेज हथियारों का, तरासे गए हथियारों का प्रयोग किया और मानव के भोजन की यदि स्थिति को देखा जाए तो मानव है वो जंगलों के ऊपर निर्भर था, वहां से कंदमूल एकत्रित कर अपने भोजन की है वो पूर्ति कर रहा था। इस प्रकार मोटे तौर पर प्यारे बच्चों हमारा ये जो एक क्लास थी वो यहाँ पर संपन्न हुई। मुझे उम्मीद अपेक्षा है कि ये आपको चीजें वो अच्छे तरह से समझ में आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।